गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज ये 12th क्लास की फोर्थ पोयम मैं पढ़ाता हूँ। इसका टाइटल है फ्रॉम एन इलेजी रिटिन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये इलेजी एक शोक गीत होता है और कंट्री का मतलब यहाँ पे देहात है, और चर्चयार्ड होता है वो स्थान जहाँ पर क्रिश्चियंस को मरणोपरांत जमीन में दफनाया जाता है, या उनका कब्रिस्तान कह सकते हैं। पोएट हैं थॉमस ग्रे। तो थॉमस ग्रे यहाँ पर कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, और वो क्या सोच रहे हैं कब्रिस्तान में जो लोग अपनी कब्रों में दफनाए हुए हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसा कुछ इन्होंने अपने विचार यहाँ पे प्रकट किए हैं। थॉमस ग्रे कहते हैं, फर्स्ट स्टेंजा से अपनी बात आरंभ करता हूँ। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। जो कर्फ्यू यहाँ पर बताया गया है, जो शाम को जो चर्च होते हैं उनमें घंटी बजती है, जो दिन की विदाई का द्योतक है, प्रतीक है। टोल्स बजता है। द नेल आवाज, जो उससे जो एक रिंग होता है एक प्रकार का जिसको कर्फ्यू कहा गया है, उसकी जो आवाज है उसको नेल कहा गया है। ऑफ द पार्टिंग डे, तो वो पार्टिंग डे का यानी कि जो दिन अब विदा ले रहा है, मतलब दिन जो है अब छिप रहा है, या शाम हो रही है, या अंधकार आ रहा है, तो उसका वो एक द्योतक है, प्रतीक है। द लोइंग हार्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। और लोइंग हार्ड है यहाँ पर जो अ, चौपाए होते हैं या पशु होते हैं जिनको जंगल में चराने के लिए ले जाया जाता है, वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब वापस आ रहे होंगे। तो वो इधर उधर, कोई जानवर इधर चला जाता है, कोई पशु उधर चला जाता है, कभी वो उधर जाते हैं या उधर जाते हैं, मतलब सीधे नहीं चलते जैसे मनुष्य सीधा जा सकता है, लेकिन उनका एक अपना नेचर होता है, वो इधर उधर कभी देखते हैं, उधर उधर चलते हैं। तो इसलिए लिखा है द लोइंग हार्ड, रंभाते हुए। वो रंभा भी रहे हैं वो। वाइंड स्लोली, धीरे धीरे चलते हैं। ओवर द ली, जो घास का मैदान है जहां से होकर के वो आ रहे हैं उसके ऊपर चलते हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स, और जो प्लोमैन है, जो किसान है, वो घर की तरफ चलता है। हिज वेरी वे, अपने थके हुए रास्ते पर। थका हुआ रास्ता नहीं है, शब्दों में इस प्रकार लिखा गया है, थका हुआ किसान है, और थका हुआ जो किसान है वो अपने रास्ते पर अपने घर की तरफ चल रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और थॉमस ग्रे इस अंतिम पंक्ति में कहते हैं, इस स्टैंजा की, जो अभी नाम लिए गए हैं कि जानवर अपने घरों को जा रहे हैं, पशु अपने घरों को जा रहे हैं, और जो किसान है वो भी अपना काम करके, खेत का काम निपटा करके वो भी अपने घर जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड, और संसार को छोड़ देते हैं। टू डार्कनेस, अंधकार के लिए, एंड टू मी, और मेरे लिए, यानी कि इस संसार में अब जो है वो डार्कनेस रह जाता है, अंधकार रह जाता है, और मुझे छोड़ जाते हैं, अंधकार को छोड़ जाते हैं और मुझे छोड़ जाते हैं, और ये लोग अपने घरों को चले जाते हैं। अगला जो स्टेंजा है उसमें थॉमस ग्रे कहते हैं बीनीथ दोज रग्ड एम्स, यानी कि जहां पर थॉमस ग्रे बैठे हुए हैं उस स्थान पर किस तरह के ये एम्स एक पेड़ होते हैं, एक प्रकार के यू ट्रीज, ये भी एक प्रकार के पेड़ होते हैं। तो इसका मतलब जहां पर थॉमस ग्रे बैठे हुए हैं उनके आसपास ही, या हो सकता है जिस स्थान पर बैठे हों वो पेड़ों के नीचे ही बैठे हों, ये पेड़ होंगे वहां पर। तो इनका नाम लिखा है उन्होंने, इनको बताया है। दैट यू ट्रीज सेड, यानी कि जो एम्स हैं और जो यू ट्रीज हैं उनकी जो छाया है वो वहां पर बैठे हैं। वेयर हीव्स द टर्फ, यानी कि जहां पर जो घास है उसके ढेर लगे हुए हैं। इन मैनी अ मॉल्टिंग हीप, बहुत सारे मॉल्टिंग होते हैं, परिवर्तित होते हुए, यानी कि जो कब्रें होती हैं वो कब्रें एक समय अंतराल पर बदलती रहती हैं, उनका आकार बदलता रहता है, वो उभार लिए होते हैं, एक ढेर लिए होते हैं, और वो ढेर जो है अपना तितर बितर स्थिति में बदलता रहता है। तो उसका उन्होंने जिक्र किया है, उस पर घास जमी होगी, और वो बहुत सारी कब्रें वहां पर हैं। ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक, यानी कि उसमें जो कब्रों में जो लोग हैं ये उनके लिए कहा गया है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लिव,
और उसमें प्रत्येक यानी कि हर एक कब्र में एक व्यक्ति दफन है। उसमें जो भी व्यक्ति दफन है वो अपनी कब्र में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। और कैसे हैं वो जो रूड फोर फादर्स हैं? रूड का मतलब असभ्य होता है, लेकिन असभ्य से नहीं, बल्कि यहाँ पर जो देहाती शब्द हम यूज करते हैं जिनको हम ग्रामीण कहते हैं, तो यहाँ पर ग्रामीण से मतलब है उसके जो ये जो गांव है, जो हैमलेट छोटा सा गांव है, उसके जो फोर फादर्स हैं, उसके जो पूर्वज हैं, वो यहाँ पर हमेशा के लिए इन कब्रों में स्लीप मतलब सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, ऐसा ये कहते हैं। और अब जो है इस तीसरे स्टैंजा में वो आगे विचार करते हैं, आगे उनके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं। तीसरे स्टैंजा में हम पढ़ते हैं द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। ब्रीजी कॉल, ब्रीजी कॉल होता है जो ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, ये सब एक जगह इसको जो है डिफाइन किया जाएगा या डिस्क्राइब किया जाएगा। इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न से मतलब होता है सुबह को बहने वाली जो एक सुगंधित हवा होती है, उसको इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न कहा गया है। और ब्रीजी कॉल है सुबह की जो हवा होती है, जो सुबह की एक बयार बहती है, मंद मंद हवा जब हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो उससे हमें एक सुखद एहसास होता है। ब्रीज उस मंद हवा को कहा जाता है। तो यानी कि सुबह को बहने वाली जो सुगंधित मंद मंद हवा होती है उसका जिक्र इन्होंने किया है। द स्वालो टिटरिंग, स्वालो टिटरिंग यानी कि वहां पर उन वृक्षों पर जो स्वालो एक प्रकार का पक्षी होता है, उसकी जो टिटरिंग है, जो उसकी चहचहाहट है, उसका जिक्र किया गया है। फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट शेड, स्ट्रा बिल्ट शेड है ये उसका अपना घोंसला जो उसने तिनकों से चुन चुन करके बनाया है, तो वो उसमें अपने बैठा हुआ है। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, यहाँ पर जो आवाज, जो कॉक होता है, जो मुर्गा होता है, उसकी आवाज को कहा गया श्रिल क्लैरियन, यानी कि उसकी जो तीव्र आवाज होती है, जो तीखी आवाज होती है, वो उसका जिक्र किया गया। और द इकोइंग हॉर्न, या फिर जो इकोइंग हॉर्न होते हैं, इकोइंग हॉर्न कहा गया है, वो ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र होगा जहाँ पर ये चर्च यार्ड में थॉमस ग्रे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर शिकारी भी आते होंगे। तो उन शिकारी जो होते हैं वो अपने हॉर्न बजाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे वो उनका ग्रुप अपना झुंड हो, चाहे उनका अपने झुंड में उनके शिकार करने के और भी उनके, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो कुत्ते हों, या उनके साथ उनके जो साथी होते हैं, जो लोग होते हैं, तो वो हॉर्न बजाते हैं, एक प्रकार का आवाज़ दूसरों को संकेत देने के लिए। तो उनका जो इकोइंग हॉर्न है, यानी कि गुंजायमान या जो गुंजारता वो हॉर्न है। नो मोर सेल राउज देम, अब उन्हें नहीं उठाएगा। राउज से मतलब उठाना है, जगाना है। फ्रॉम दियर लॉली बेड, उनके जो लॉली बेड है, लॉली बेड से मतलब है जिस जो बेड, जिन बेड से मतलब जो कब्रें हैं, उन अपनी कब्रों में वो आराम से लेटे हुए हैं, यानी कि जो कब्र हैं वो कब्र उनके लिए लॉली बेड है, मतलब आरामदेह बिस्तर है। तो उनमें से जो अभी ऊपर बातें की गई हैं, चाहे वो द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न हो, और चाहे वो स्वालो टिटरिंग हो, चाहे वो कॉक्स थ्रिल क्लैरियन हो, चाहे वो इकोइंग हॉर्न हो, यानी कि ये सब जो आवाज़ें हैं एक विशेष प्रकार की अपने अपने आप में, ये उन्हें अब नहीं जगा सकती। वो अपने बेड में मतलब अपनी कब्रों में हमेशा के लिए सोए हुए हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन महत्वाकांक्षा होता है, लेकिन महत्वाकांक्षा से मतलब ना होकर के यहाँ पर महत्वाकांक्षी जो लोग होते हैं, या हम कह सकते हैं जो अमीर लोग भी होते हैं, वे लोग लेट दीजिए, नॉट नहीं, एम्बिशन मतलब एम्बिशियस पीपल, मॉक दियर यूजफुल टॉयल, उनके जो यूजफुल टॉयल हैं, जो उनके उपयोगी कार्य रहे हैं, फोर फादर्स के जो कब्रों में लेटे हुए हैं, उनको उनका जो है मॉक से मतलब होता है उपहास करना या मजाक उड़ाना। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने जो किया है अपनी जिंदगी में, जैसा उनसे बन पड़ा है उस समय वो उन्होंने किया होगा। दियर होमली जॉयस, और किसका? होमली जॉयस का भी, उनके यूजफुल टॉयल्स का भी, उनके होमली जॉयस का भी, यानी कि उनके जो भी छोटे मोटे उनके मनोरंजन के साधन रहे हों या उनके ऐशो आराम रहे हों उस ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे, या गांव में, छोटे से गांव में रहने वाले लोग थे। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, उनके चाहे भी जैसे भी भाग्य रहे हों, चाहे वो धूमिल रहे हों या अंधकार में रहे हों या ऑब्सक्योर रहे हों, मतलब जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जो स्पष्ट नहीं है या जो प्रसिद्ध नहीं है। नो ग्रांड्योर हियर, और ना ही जो ग्रांड्योर हैं, जो मतलब जिनको हम वैभवशाली लोग कहते हैं, या जिनको हम ऐसे लोग कहते हैं जो बड़े शान शौकत से रहते हैं।
हियर विद अ डिसडेनफुल स्माइल, और ना ही उन लोगों को उनकी बातें हैं या वे लोग हैं तो उनको एक घृणा भरी स्माइल से नहीं सुनना चाहिए। मतलब वो उनकी बातें सुनते हैं तो या उनके बारे में जिक्र आता है और वो सुनते हैं तो उनको एक घृणा भरी स्माइल के साथ या फिर एक ऐसी स्टेट में कि उनको उनसे उनके बातों से घृणा नहीं करनी चाहिए, उनको ऐसे नहीं सुनना चाहिए जिसमें घृणा का भाव झलकता हो। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, और जो भी छोटे छोटे या साधारण उन गरीब लोगों के एनल्स रहे या उनके जो इतिहास रहे उनको नहीं सुनना चाहिए या ना ही उनसे जो है उनका मजाक उड़ाना चाहिए, जो ग्रांड्योर हैं या जो एम्बिशियस पीपल हैं उन लोगों को। और अंतिम स्टेंजा कहता है द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री। बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री का मतलब होता है कोई व्यक्ति एक कुलीन वर्ग में जन्म लेता है तो उसकी अपनी शेखी बघारता है तो उसको कहा जाता है बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर। और वैसा ही होता है पॉम्प ऑफ पावर, यानी कि अपनी शान शौकत दिखाना। इसी तरह से चाहे कोई कुलीन वर्ग में जन्म लेता है, कोई अमीर घर में जन्म लेता है और वो अपनी शान शौकत दिखाता है। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वो सब सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ, और सब वो जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, एवर गेव, जो कभी दी, मतलब हमें ईश्वर ने बख्शी हो, स्पष्ट नहीं है यहाँ पर, या उन्हें मिली हो, तो उसका क्या है, कभी हमें एक सेखी बघारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इसमें कहा गया है अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये जो एक इनएविटेबल आवर होता है, इनएविटेबल आवर से मतलब यहाँ पर है मृत्यु से, जो अंतिम एक समय होता है हमारे जीवन में जहाँ पर हम अंतिम पड़ाव पे होते हैं और इस संसार से विदा लेते हैं। तो यहाँ सभी को जाना होता है, चाहे वो कोई कुलीन वर्ग में जन्म लिया हो, चाहे किसी ने कोई शान शौकत वाला हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, सबको एक अंतिम समय जो होता है एक जैसा ही होता है, यानी कि सबका एक मृत्यु जो होती है वो एक सा ही अंत कर देती है। अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आर, ये मृत्यु के लिए कहा गया है। द पास ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, जो ग्लोरी के जो पाथ होते हैं, जो मार्ग होता है, यानी कि चाहे अगर कोई शान शौकत वाला भी व्यक्ति होता है तो उसके लिए भी जो मार्ग होता है वो कब्र तक ही जाता है। जैसे ये छोटे से गांव के लोग अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं, वैसे ही सभी का जो एक अंतिम समय होता है वो एक सा होता है और सभी को मृत्यु को प्राप्त करना होता है और सभी कब्र तक जाते हैं। यहाँ पर कब्र का जिक्र इसलिए किया गया होगा, थॉमस ग्रे एक क्रिश्चियन फैमिली से हैं, उन लोगों को कब्र में दफनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कब्र लिखा गया होगा। ये पोयम यहाँ पर आपकी पूरी हो जाती है। धन्यवाद।